नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी पीएम मोदी से जुड़ी हुई निकलकर सामने आ रही है कि पीएम मोदी के रूट पर विस्फोटक बरामद हुआ है और कनकपुर रोड पर मिली है जिलेटिन की छड़ें। और धमकी कॉल के बाद से पुलिस जो है पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है और संदिग्ध युवक को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि आर्ट ऑफ लिविंग मार्ग पर सुरक्षा जो है उसे बढ़ा दी गई है और विस्फोटक मिलने के बाद से सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेंगलुरु यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में उस समय हड़कंप मच गया जब उनके रूट के पास से पूरी तरह से वहां पर जिलेटिन की छड़ें जो है वो बरामद हुई है। और ये घटना बेंगलुरु के कनकपुर रोड स्थित थाथागुनी इलाके में हुई है, जहां से प्रधानमंत्री की आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र की और कार्यक्रम में वो जा रहे थे। और रविवार सुबह एक अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस को फोन करके एयरपोर्ट और साथ ही आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर के पास धमाके की चेतावनी दी। और इसके बाद से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत ही तलाशी अभियान शुरू कर दिया। और जांच के दौरान क्षेत्र में एक पुल के पास से कंपाउंड वॉल के किनारे जिलेटिन बरामद हुआ है। सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचा है। राहत की बात यह रही कि विस्फोटक सामग्री प्रधानमंत्री के काफिले से गुजरने से पहले ही बरामद कर ली गई थी। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने इलाके में एक संदिग्ध युवक को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। और पूछताछ में सामने आया है कि वो पहले भी वीआईपी दौरे के दौरान धमकी भरे कॉल कर चुका है। पुलिस अब विस्फोटक के स्रोतों और संभावित साजिशों की जाँच कर रही है। वहीं कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र और राज्य के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने गर्मजोशी से भव्य स्वागत किया। और इस अवसर पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में वैश्विक परिस्थितियों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में दुनिया कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है। युद्ध जैसी स्थितियों का वैश्विक अर्थव्यवस्था और मानव जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। भारत भी इन परिस्थितियों से अछूता नहीं है और इसका असर देश पर भी देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि ऐसे समय में सभी देशों और नागरिकों को मिलकर संसाधनों को संयम और समझदारी से उपयोग करना चाहिए। उन्होंने ये जोर देकर कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने और उपलब्ध संसाधनों को बचाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। मोदी ने कहा कि एकजुट अनुशासन और जिम्मेदारी से ही वर्तमान चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और पूरा आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। बीजेपी एनडीए सरकार अपनी तरफ से हर प्रयास कर रही है। साथियों, बीजेपी के लिए देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। हमारे नाड़ प्रभु केम्पेगौड़ा जी कर्तव्य पालन की मिसाल रहे हैं। उनकी धरती से मैं आज देश के लोगों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं कि बीजेपी एनडीए। वहीं बेंगलुरु में नरेंद्र मोदी ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में नए बने ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। और ये कार्यक्रम संगठन के 45वें वर्षगांठ समारोह और गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह के अवसर पर आयोजित किया गया। और इस आयोजन में देश विदेश से बड़ी संख्या में आवेदक और गणमान्य अतिथि शामिल हुए। उद्घाटन के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों में ध्यान और अध्यात्म के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आज दिव्य और भव्य ध्यान मंदिर का लोकार्पण हुआ है, जो कि आध्यात्मिक साधन और शांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब किसी कार्य का संकल्प स्पष्ट होता है तो उसके प्रयासों का परिणाम भी सकारात्मक और सुखद होता है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि समाज में एकता, शांति और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने में ऐसे आध्यात्मिक विकास की अहम भूमिका होती है। उन्होंने अपने मंत्रियों में सुदृढ़ और साथ ही दृढ़ रूप से काम कहा है कि हम किसी भी तरह से इस स्थिति से विकास का संकेत देते हैं। कार्यक्रम के दौरान पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा और उत्साह से भरा नजर आया। नमस्कार।
आज की ये सुबह एक अलग अनुभूति लेकर आई है। बच्चों के वैदिक मंत्रों से स्वागत, भगवान श्री गणेश के दर्शन, श्री श्री रविशंकर जी के 70 वर्ष और आर्ट ऑफ लिविंग के 45 वर्ष, ये ऐसे पल हैं जो हमेशा मेरी स्मृतियों में रहेंगे। इस अद्भुत समारोह में आमंत्रित करने के लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। अभी गुरुदेव ने बहुत कुछ बताया। आपको लगता होगा कि वो मेरी तारीफ कर रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो मुझे काम बता रहे थे। वो नमस्कार। और यूपी से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि यूपी में योगी कैबिनेट का हुआ विस्तार। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे समेत 6 नेताओं ने ली शपथ। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है यूपी से कि यूपी में योगी कैबिनेट का विस्तार हो गया है और भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे समेत 6 नेताओं ने शपथ ले ली है। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकार का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार करके राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। लखनऊ में जनभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कुल 6 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली, जबकि 2 नेताओं का प्रमोशन देकर नई जिम्मेदारी सौंपी गई। मंत्रिमंडल विस्तार में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने पर विशेष ध्यान दिया गया। शपथ लेने वाले नेताओं में भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, अजीत पाल, सोमेंद्र तोमर और कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर और साथ ही हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत शामिल है। इनमें हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत को राज्य का मंत्री बनाया गया है, वहीं अन्य नेताओं को कैबिनेट और स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी दी गई है। जनभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल ने सभी नेताओं को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और इस दौरान बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक और संगठन के पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के दौरान समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। कई नेताओं के आवास पर जिले से ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। खबरों से मिली जानकारी के अनुसार एजेंसी के मुताबिक बीजेपी मुख्यालय और आसपास के सरकारी इमारतों की सुरक्षा फिलहाल बढ़ा दी गई है। दिल्ली से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है और गोलीबारी, आत्मघाती हमले भी हो सकते हैं। इंटेलिजेंस से ये खबर निकलकर सामने आ रही है और ऐसे में बीजेपी हेडक्वार्टर, सरकारी इमारतों की सुरक्षा जो है अब बढ़ा दी गई है। बड़ी जानकारी दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में एजेंसियों को शक है कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित कार्यालय को आत्मघाती हमले, कार ब्लास्ट और गोलीबारी या फिर आईईडी के जरिए निशाना बनाया जा सकता है। किसी भी खतरे को टालने के लिए सुरक्षा बलों ने निगरानी और साथ ही एहतियाती कदम बढ़ा दिए हैं और पुलिस और सुरक्षा बलों ने अतिरिक्त जवानों की तैनाती, चेकिंग और सीसीटीवी निगरानी और भी ज्यादा अब बढ़ा दी है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बैरिकेडिंग और वाहनों को पूरी तरह से चेकिंग के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए आपसी तालमेल से काम कर रही है। बम निरोधक दस्ता और साथ ही डॉग यूनिट और साथ ही रिएक्शन टीमों को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। दिल्ली फायर सर्विस को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस को संवेदनशील इलाकों में संदिग्ध गतिविधियां, लावारिस वस्तुएं और खड़े वाहनों पर कड़ी नजर रखने को भी कहा गया है। वहीं चेन्नई में टीवीके के प्रमुख विजय थलपति ने तमिलनाडु सचिवालय में मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से विजय पहली बार सचिवालय पहुंचे, जहां पर वरिष्ठ अधिकारियों और पार्टी नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और इस दौरान सचिवालय परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और बड़ी संख्या में समर्थक भी मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से विजय ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के विकास और जनता के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी। उन्होंने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने को अपने प्राथमिकता में शामिल बताया। विजय ने यह भी कहा कि सरकार पारदर्शिता और सुशासन के सिद्धांतों के आधार पर कार्य करेगी। टीवी के समर्थकों ने विजय के मुख्यमंत्री बनने को ऐतिहासिक क्षण बताया और राज्य भर में
जश्न का माहौल देखने को मिला। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि विजय के नेतृत्व में तमिलनाडु की राजनीति में नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के साथ ही विजय ने प्रशासनिक बैठकों का दौरा भी शुरू कर दिया है। वहीं असम में बीजेपी नेता हिमंता बिश्व शर्मा को बीजेपी विधायक दल और एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और उनके चयन के बाद से राज्य में राजनीतिक गतिविधियां अब तेज हो गई हैं। नई सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी होने लगी है और घोषणा के अनुसार हिमंता बिश्व शर्मा 12 मई को असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह को लेकर प्रशासन और पार्टी स्तर पर तैयारियां जोरों शोरों से हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। नवनिर्वाचित नेता हिमंता बिश्व शर्मा इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने लगातार तीसरी बार असम में सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया है। इसके साथ ही हिमंता बिश्व शर्मा ने जनता को भी धन्यवाद दिया और कहा कि लोगों ने उन्हें और उनकी पार्टी को विश्वास के साथ समर्थन दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले 5 सालों में राज्य में विकास कार्यों की गति दी जाएगी और जन कल्याण योजनाओं की प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। हिमंता बिश्व शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी नेतृत्व का भी आभार जताया। बिहार में जनता दल के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने एक बयान देते हुए पार्टी और परिवारवाद के मुद्दे पर अपनी बात रखी है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बचाव करते हुए कहा कि यदि नीतीश कुमार परिवारवाद में विश्वास रखते हैं तो वो बहुत पहले ही अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में शामिल कर चुके होते। अशोक चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा कि निशांत कुमार का राजनीति में आना किसी पारिवारिक निर्णय का परिणाम नहीं है, बल्कि ये जेडीयू कार्यकर्ता और नेताओं को लगातार आग्रह का नतीजा है। उन्होंने बताया कि पार्टी में निर्माण संगठनात्मक जरूरतों और सामूहिक सहमति के आधार पर लिया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि जनता दल यूनाइटेड एक ऐसी पार्टी है जो कि सिद्धांतों और विकास की राजनीति में विश्वास रखती है, न कि परिवारवाद की परंपरा में। निशांत कुमार को लेकर लिए गए निर्णय को उन्होंने संगठन को मजबूत करने की दिशा में सकारात्मक कदम बताया। इस बयान के बाद से बिहार की राजनीति में एक बार फिर से परिवारवाद और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर बहस तेज हो गई है। पार्टी नेताओं ने भी इसे संगठनात्मक विस्तार का हिस्सा बताया है। देखिए, ऐसा है ना कि उनका परिवारवाद और हम इस नीतीश जी के बेटे जब नीतीश जी छोड़ रहे थे उनके दबाव में, पब्लिक के दबाव में आए, वर्कर के दबाव में आए, पार्टी को गैल्वेनाइज करने के लिए, न्यू ब्लड इन्फ्यूज करने के लिए अगर नीतीश जी परिवारवाद के रहते तो पहले निशांत को अपने रहते लाते। तो ये तो वर्कर के और हम लोगों के आग्रह पर आए, दोनों अलग अलग बात है। केरल में कौशाम्बी जनपद के सराय अकील थाना क्षेत्र में अवैध बालू खनन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के नियमों के दरकिनार करके खनन माफिया भारी पॉकलैंड मशीनों के जरिए रात के अंधेरे में यमुना नदी की बहती जलधारा में खनन कर रहे हैं और इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि वो पूरे मामले में खनन विभाग के अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है, जिस कारण अब तक माफियों के खिलाफ कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों का कहना है कि जब भी अवैध खनन की सूचना या वीडियो सामने आते हैं तो संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करने के बजाय खनन माफियों की पहले ही सतर्क कर दिया जाता है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि शासन को गुमराह करने के लिए केवल कागजों पर छापेमारी और कार्रवाई दिखाई जाती है, जबकि धरातल पर अवैध खनन लगातार जारी है। ग्रामीणों के अनुसार इससे राजस्व विभाग को भारी नुकसान पहुंच रहा है और पर्यावरण पर भी गंभीर प्रभाव पड़ने लगा है। लोगों ने आशंका जताई है कि बारिश के मौसम में यमुना नदी की जलधारा का रुख बदल सकता है, जिससे नदी किनारे बसे गांव पर बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते अवैध खनन पर रोक नहीं लगाई गई तो इसका बड़ा नुकसान भविष्य में देखने को मिल सकता है। एनजीटी के नियमों को ताक में रखकर बालू खनन माफिया द्वारा सराय अकील थाना क्षेत्र के कटैया घाट में यमुना नदी की बहती जलधारा में रात के अंधेरे में जेसीबी और भारी पुकलैंड मशीन की सहायता से बालू खनन करने का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि जिस तरह से यमुना नदी की बहती जलधारा में ये बालू का अवैध खनन किया जा रहा है, वहीं भारी बारिश और बाढ़ के मौसम में यमुना नदी की जलधारा दूसरे दिशा में परिवर्तित हो जाएगी और गांव को बहने की पूरी संभावना जताई जा रही है। वहीं ग्रामीणों का यह भी आरोप है, जिस तरह से सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं और खनन विभाग की संलिप्तता और चुप्पी की वजह से लोगों को यह भी आरोप है कि उनकी संलिप्तता की वजह से यह खनन माफिया के हौसले बुलंद है और ऐसा कारोबार फल फूल रहा है।
वहीं ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि जिस तरह से सूबे की सरकार जीरो टॉलरेंस नीति चलाई जा रही है और लोगों माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, क्या खनन माफिया और ऐसे खनन विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। वहीं जीरो टॉलरेंस नीति की खुलेआम तौर से धज्जियां उड़ाई जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि खनन अधिकारी और खनन माफियाओं पर कब तक ये कार्रवाई होगी, जिला अधिकारी इस पर क्या संज्ञान लेंगे या यूं ही इसी तरह से लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते रहेंगे। डेली 24 भारत से लवलेश कुमार कौसाम्बी। कानपुर अब सिर्फ चमड़ा, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग उद्योग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जल्द ही पूरी तरह से विमानन तकनीक के क्षेत्र में भी नई पहचान बनाने जा रहा है। दादानगर स्थित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को देश का पहला एयरोनॉटिक्स नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की तैयारी शुरू हो गई है और ये केंद्र जो है वो केंद्र सरकार की PMSCTU योजना और साथ ही फ्रांस सरकार के सहयोग से विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही इस परियोजना को कानपुर और प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि इससे पूरी तरह से विमानन क्षेत्र में रोजगार और कैरियर के नए अवसर खुलेंगे। खास बात यह है कि फ्रांस के विशेषज्ञ खुद कानपुर आकर यहां पर प्रशिक्षण देंगे और आधुनिक विमानन तकनीक की जानकारी साझा करेंगे और इसके जरिए युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्किल ट्रेनिंग अपने ही शहर में मिल सकेगी। और हाल ही में इसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। फरीदाबाद की अरावली पहाड़ियों से वन जीव प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए बेहद ही खास और उत्साहित कर देने वाली खबर निकलकर सामने आई है। कोटगांव क्षेत्र में दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली माने जाने वाली रेस्टी कैट अपने बच्चे के साथ दिखाई दी है। खास बात यह है कि दिल्ली NCR की अरावली में पहली बार इस दुर्लभ बिल्ली और उसके बच्चे को फोटोग्राफी रिकॉर्ड जो है वो सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ये दुर्लभ दृश्य जो है महज 10 सेकंड के लिए ही दिखाई दिया है, लेकिन वन जीव संरक्षण के लिहाज से इसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस प्रजाति के बच्चों का पहली बार कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है और इसके साथ ही पुरातत्व विभाग से जुड़े तेजवीर मावी ने बताया है कि अपने दोस्तों के साथ वो कोटगांव की पहाड़ी के पास खड़े थे और तभी उन्हें रास्ते में एक छोटी सी आकृति दिखाई दी। पहले उन्हें लगा कि कोई चूहा भाग रहा है, लेकिन ध्यान से देखा तो पता चला कि ये कैट का बच्चा था और उसके साथ ही उसकी मां भी मौके पर मौजूद थी। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर यतिन वर्मा ने बताया कि अरावली क्षेत्रों में यह बिल्ली पहले मांगर, दमदा और साथ ही रेवाड़ी इलाकों में देखी जाती थी, लेकिन एक बार फिर से ये बिल्ली जो है कैमरे में कैद हो गई है, जो इन दिनों चर्चाओं का विषय बनी हुई है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।